हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। हम लोग 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब जो है मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करें। मॉडर्न हिस्ट्री में इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 40 तक डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन होगा 44 से स्टार्ट करेंगे। और मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 44 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका सही जवाब है बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था। यहां विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहां के विद्रोह को समाप्त करके लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और ये नेपाल चली गई। प्रश्न संख्या 45 है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? बताइए, 1857 का जो विद्रोह है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका सही कारण बताइए। ऑप्शन को देखिए, एनालिसिस कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो 1857 का विद्रोह था, यह असफल होने का जो है एक कारण था। 1857 के विद्रोह के असफल के कारणों में महत्वपूर्ण जो कारण है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था। जो शासक था बहादुर शाह, ये कमजोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई, लेकिन सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। किसी कह सकते हैं कि प्लानिंग उनके पास नहीं थी और उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह जो है व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएं। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, यानी भविष्य के लिए जो कार्यक्रम था, सुसंगत विचारधारा था, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भावी समाज, अर्थव्यवस्था के प्रति एक समस्त कह सकते हैं स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। तो उनके पास भविष्य के लिए कोई कार्यक्रम नहीं था, लक्ष्य निर्धारित नहीं था, सुसंगत विचारधारा नहीं थी, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज या अर्थव्यवस्था के प्रति उनके जो दृष्टिकोण थे ये स्पष्ट नहीं थे। 46 है, विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है, कारण का जो है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। इन दोनों में से जो कथन सत्य है आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? तो देखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोनों यानी ए और का जो है मतलब कथन क और का सत्य है। का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कारण देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों यथा पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, अपना बिस्तर बांधकर यहां से निकलना होगा। ये बात कैनिंग ने कहा था उस समय।
47 है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका सही जवाब है 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के दमन के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ब्रिटिश ताज के हाथों में लेने की घोषणा की और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का जो है वायसराय बनाया गया। याद रखिएगा। 48 है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन किन प्रांतों से चयन किया आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन किन प्रांतों से चयन किया? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से, यानी सी ऑप्शन। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह के दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध और उत्तरी पश्चिमी यानी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी था, यानी विद्रोह के समय जो बंगाल के सेना थे वो 60% सैनिक अवध उत्तर पश्चिमी प्रांत के थे, यूपी के थे, और विद्रोह के लिए भारतीय सेना जो था उत्तरदायी था। और इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन के नीति पर आधारित था। 49 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 1857 के विद्रोह को जिसने षड्यंत्र की संज्ञा दी, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ये दोनों नाम याद रखिएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन। देखिए सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का जो है लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार, किसके अनुसार? जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः जो है देशभक्त रहित, यानी देशभक्ति उसमें नहीं था, और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई अस्थायी नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का यानी जन साधारण का लोगों का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। 50 नंबर है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? किसके द्वारा 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब है, कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जो है 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित करते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अगर बात करें तो वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से जो है संबंधित है? कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पील आयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा पील आयोग, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। तो जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर इन सेना के रेजिमेंटों को भी विभाजित कर दिया गया। इन आधारों पर यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पहले 45,000 थी, अब जो है 65,000 कर दी गई। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास और बंबई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। 52 है, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नील विद्रोह का जो संबंध है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे। जो किसान थे, रैयत जो थे, ये नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती ये खेती करवाई जा रही थी, नील की खेती करवाई जा रही थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1859 से 60 के बीच में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में, यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में, किसने नेतृत्व किया? तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, इन दोनों के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध यह जो विद्रोह था हुआ, और यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण था ददनी प्रथा, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था, पहले पैसा दे देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने और उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत ही कम हुआ करती थी, इस दर पर नील बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता था। और इस प्रकार की बेकार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर जो है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक एक नाटक लिखा है। नील दर्पण याद रखिएगा, किसने? दीनबंधु मित्र ने। इसमें नील विद्रोह के बारे में जिक्र किया गया है। 53 है, नील कृषकों की, जो नील कृषक थे, नील की खेती करने वाले जो किसान थे, इनकी दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो आपको मालूम है, दीनबंधु मित्र। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इसके बाद है 54, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वह व्यवस्था या वह प्रथा कौन सा था जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। ये जो रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जमींदारी प्रथा है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहां से इन तीनों मतलब कि टॉपिक से जो है प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ठीक है, और जमींदारी प्रथा क्या है, इसको आप जो है एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको मालूम नहीं है तो हम लोगों ने हिस्ट्री वाला जो सेक्शन था एनसीईआरटी का, उसमें डिस्कस किया था, उस सेशन को आप देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर भी आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 55 नंबर है, पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? बताइए, पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा करम शाह ने, यानी बी ऑप्शन। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्रता पूर्वक जो है सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति किया। इसके बाद 56 है, फराजी कौन था? फराजी कौन था? फराजी याद रखिएगा, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था। यानी जो फराजी कौन था? फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था
और इसके बारे में अगर बात करें तो फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में जो है सम्मिलित हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है 57 है, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरैजी आंदोलन की शुरुआत की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 58 है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ जो है मिलता जुलता था, इसी के जैसा यह आंदोलन था। किसके जैसा? वहाबी आंदोलन के जैसा। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए थे, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। मकसद कुछ और से था, मतलब किस मकसद से इस आंदोलन को शुरू किया गया था? धार्मिक आंदोलन के रूप में इसको शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इनका जो मकसद था, जो लक्ष्य था, चेंज हो गया। राजनीतिक आंदोलन के रूप में यह परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। देखिए, पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन ने एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया और इनकी मृत्यु जो है 1885 में हो गई। 59 है, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? 1875 के जो दक्कन के दंगे हुए थे, इसके जो तत्कालिक कारण था वो क्या था, बताइए। इसका तत्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज, ठीक है, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर लगाना इसका तत्कालिक कारण था। कैसे? 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना। भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल और खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875 से 76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को जो है पूरी तरह से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे, जल्दी करने लगे, और इस तरह से महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर जो है वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गई। तो ऊंची ब्याज दर पर क्या हुआ कि जो भूमि थे, भूमि के मूल्य में गिरावट हो गया, जिसके कारण साहूकारों ने ऋणों की वसूली जल्दी जल्दी करने लगे, उनसे उनको जो है शोषित करने लगे। उन किसानों को जमीन जो मतलब कि जो साहूकार थे, जो कृषक थे, इनको काफी ज्यादा जो है शोषित किया गया। और इस तरह से महाजनों के द्वारा ये इन करों को चुकाने के लिए महाजनों के द्वारा ये ऊंची ब्याज दर पर जो है धन लेकर जो है इस तरह से चुकाने में ये पूरी तरह से ऋणग्रस्तता में शामिल हो गए। तो याद रखिएगा। इसके बाद है 60 नंबर, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, वासुदेव बलवंत फड़के। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए, प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई। 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। 61 है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाकों में हुआ था? रामोसी विद्रोह जो है किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट में, डी ऑप्शन। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चितुर सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? चितुर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया।
1825 से 26 के बीच भयंकर अकाल और अनाभाव के कारण, यानी अकाल पड़ा तो अकाल के कारण खाद्यान्न की कमी हो गई, जिसके कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। 62 है, वगैरह विद्रोह कहां हुआ था? वगैरह जो विद्रोह हुआ था कहां पर हुआ था आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ौदा में, डी ऑप्शन। देखिए, बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया और 1818 से 1819 के बीच अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया गया और यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। 63 है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंड था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण याद रखिएगा, विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है मानव बलि यानी मरिहा जिसे कहते हैं, मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों के द्वारा नए करों के करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे। ये सभी तत्कालिक कारण थे, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरिहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। 64 है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है, बताइए। देखिए, इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो थोड़ा डाउटफुल है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। फिर भी इस क्षेत्र में कई विद्रोह भी हुई। एक लंबी विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला भी है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में जो विद्रोह हुए थे, जैसे कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 के बीच, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच, मुंडा विद्रोह 1899 में, तो कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसीलिए ये जो है डाउटफुल है। 65 है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को, सी ऑप्शन। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सीधो, कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया था। इसके बाद 66 है, 1885 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1885 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधो और कान्हो, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 67, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह को कब खड़ा किया था, यानी कब शुरू किया था? तो 1895 में, डी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक जो है सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम जो उत्तर है 1895 दिया गया है। विकल्प डी सही होगा। 1895 ईस्वी बिरसा ने अपने आप को जो है भगवान का दूत घोषित किया था। 68 है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है, इसको ध्यान में रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से।
मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सबसे प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खुटकटी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। हजारों मुंडाओं का नेता ये बन गया। उसने कहा कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया और लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार और कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए। लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में ही गिरफ्तार कर लिए गए और जून में वह जेल में मर गए। विद्रोह कुचल दिया गया, बिरसा अमर हो गए। 69 है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची इनका कार्य क्षेत्र था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना, इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। 70 नंबर है, 1899 से 1900 ईस्वी के अभी मुंडा क्रांति का नेता कौन था? इसका सही जवाब क्या होगा? मुंडा क्रांति के नेता कौन था? आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है बिरसा मुंडा। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। 71 है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा झारखंड के सरजमी से अपनी लड़ाई को स्टार्ट किया था। इनका जो विद्रोह था झारखंड से था और बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया, झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन किया गया तो झारखंड राज्य की स्थापना हुई। तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस यानी 15 नवंबर के दिन की गई। 72 है, 1831 ईस्वी में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंहभूम, याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1831 ईस्वी में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्रों में हुआ और इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक तथा राजनैतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों के द्वारा भूमि कर को अत्यधिक, यानी जो भूमि के कर थे इनको अत्यधिक बढ़ाया जाना था। ठीक है, 1831 में बुधो भगत के मृत्यु के बाद इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गंगा नारायण। यह विद्रोह रुक रुक कर, यानी लगातार नहीं, रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा और अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। 73 है, हौज विद्रोह हुआ। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो हौज विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हौज विद्रोह 1820 से 1821 के बीच हुआ, याद रखिएगा, जिसका केंद्र संथाल परगना था। और इस विद्रोह का केंद्र क्या था? संथाल परगना। 74 है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई। क्यों इसका सही जवाब है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। छोटा नागपुर की हो और मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 के बीच और 1831 ईस्वी में पुनः ब्रिटिश सेनाओं को इन्होंने चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही, अशांति रहा। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 75 है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद का निजाम। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी राजा तमिलनाडु के पोलिगार तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था।
76 है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इन्होंने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का। किसका? सन्यासी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इनके द्वारा लिखित जो कथानक है वह आनंद मठ, ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। वंदे मातरम जो वंदे मातरम गीत है आनंद मठ से लिया गया है। 77 है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने। 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। चेंजेस क्या हुआ? देखिए, कुशल आक्रमणता के नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया। कब? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 में हुआ और 1879 में गंडमक की संधि की गई। 1879 में गंडमक की संधि हुई, याद रखिएगा। 78 नंबर जो क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें तो देखिए, जो लॉर्ड रिपन थे इन्होंने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में, और रिमूव किसके समय में हुआ? लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, दोनों का नाम याद रखिएगा। रिपन ने री मतलब रिमूव किया और लिटन जो है इसको लागू किए थे। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था। इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर जो है हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इसी अधिनियम के अधीन जो है सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर और अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध जो है मामले दर्ज किए गए। 79 है, और देखिए 79 जो प्रश्न पूछा गया कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ। 1793 में यानी 1793 में कर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, याद रखिए, इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विश्व जो ये मतलब कि अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली था भू राजस्व की, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विश्वेदारी, ये अन्य के नामों से इसे जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% 19% जो है 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे, भद्र नवाब थे। 80 नंबर है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के कारण क्या था? परमानेंट सेटलमेंट जो लागू करने का जो कारण था भारत के बिहार में, तो इसका जो कारण था वो क्या था आपको बताना है। तो देखिए, परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था वो क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप बताइए। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्धारित करना। लॉर्ड कर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू हुई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई।
इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना। मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। तो याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो 81 नंबर है, पूछा गया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी, तो सही जवाब है मद्रास में। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू किया गया था। इसके बाद यह व्यवस्था बंबई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। टॉमस मुनरो का संबंध जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। टॉमस मुनरो का जो संबंध किससे है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। 82 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डॉट डॉट के स्थान पर आपको बताना है कि जो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या होगा। तो याद रखिएगा 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। अधिनियम के द्वारा दिया गया था। जो बंगाल किराएदारी अधिनियम था किस मतलब कि द्वारा दिया गया था 1885 में बंगाल बिहार के भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को। 1885 इसका सही जवाब हो जाएगा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, 1793 में, जिसने जमींदारों को क्या किया, कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इस बीच बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकार को परिभाषित किया गया। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो बचे हुए प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 से जो है हम लोग कवर करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।